नमस्कार मित्रों, फिर से मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी की अभी हालिया अमेरिकी यात्रा के बारे में। उसके क्या सफलताएं रहीं, क्या असफलताएं रहीं। ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया जा रहा है, क्या सच में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रही ये यात्रा, और ऐसी ही तमाम और मुद्दों पे। चूंकि बड़ी यात्रा थी थोड़ी, तो 2-3 हिस्सों में पहले करूंगा और फिर उसको जोड़ दूंगा, तो बने रहें। आज बात करेंगे बिल्कुल बुनियादी तथ्यों की, एकदम बुनियादी तर्कों की। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, वीडियोस को साझा करें, पसंद करें, लाइक करें। अगर आपको अच्छे लग रहे हों उनको अपने समूह में भी भेजें। दरअसल मोदी जी की ये जो अमेरिकी यात्रा है, ये भारतीय विदेश नीति को, भारतीय कूटनीति का एक और बड़ा झटका है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखें कि भाजपा भले ही से ऐतिहासिक बता रही है, सरकार भले ही ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बता रही है, मोदी जी के किए हर काम को ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक ही बताते रहते हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कुछ भी, जिसके बारे में फिर मोदी जी कभी खुद ही बात नहीं करते। पर क्या सच में इस यात्रा से भारत को कुछ मिला है? क्या सच में कोई बुनियादी परिवर्तन आया है? क्या सच में भारत एक फर्जी फेक फॉरवर्ड चल रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स का, एक यहाँ पे लोगों ने बनाया है, सितंबर कर दिया है, समथिंग लाइक दैट, कि विश्व ने अपना नेता मान लिया है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि मोदी जी के साथ जो बाइडेन प्रशासन का व्यवहार है वो लगभग अपमानजनक है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज इफेक्टिवली इंसल्टेड मोदी जी by its gestures, huge gestures. That is unacceptable even if we oppose मोदी जी। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री होने के नाते, भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए था। आइए देखते हैं मैं क्यों कह रहा हूं। डिप्लोमेसी का जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो पॉलिसी नहीं होती। विदेश नीति में जो नीति शब्द है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स बोले तो प्रदर्शन, दिखता क्या है, हो क्या रहा है, समाज में चल क्या रहा है, फोटो ऑप्स कैसे आ रहे हैं, मीडिया उसको कैसे देख रहा है। और अगर आप ऑप्टिक्स के स्तर पर, इसके पहले नीति उतनी महत्वपूर्ण क्यों नहीं होती? केवल 2 उदाहरण दूंगा। यूं ही नहीं कहा जाता कि ना कोई हमेशा दुश्मन होता है ना दोस्त, और विदेश नीति में ये बात और ज्यादा लागू होती है। तालिबान से 20 साल लड़ने के बाद अब अमेरिका को देख लीजिए कि तालिबान को लेकर वो क्या रवैया अपना रहा है। आपको सब कुछ बहुत साफ हो जाएगा। अमेरिका की टेरर लिस्ट में मौजूद नाम आज की डेट में तालिबान में मिनिस्टर्स। इतने पे ना रुकिए और पीछे जाइए। ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान के अबोटाबाद में मिलने के बावजूद अमेरिका का पाकिस्तान की मदद ना बंद कर पाना भी आपको दिखाता है कि विदेश नीति में नीति कम होती है। वरना इतने पे तो दुश्मन जो दोस्त है वो तो आपका दुश्मन। अमेरिका को सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, तो उसने नहीं तोड़े। इसके पहले आपको एक बताता हूं, जब पोल पोत खमेर रूच सरकार थी कंबोडिया में, जिसपे 4 साल बम बरसाए अमेरिका ने, और जब अंतिम में उसकी पराजय हुई और हुन सेन के नेतृत्व में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्ट से कम्युनिस्ट जीत गए कंबोडिया में वापस, असली कम्युनिस्ट, तब पोल पोत का साथ किसने दिया? अमेरिका ने, उसके अस्थायी दुश्मन ने। सालों तक संयुक्त राष्ट्र संघ में असली कंबोडिया के रूप में पोल पोत के ही समूह को मान्यता रही, जो थाईलैंड कंबोडिया बॉर्डर पर जंगलों में एक थोड़े से हिस्से पे काबिज था। अब आइए इस यात्रा के ऑप्टिक्स देखें। ऑप्टिक्स कैसे रहे इस यात्रा में? इस यात्रा का ऑप्टिक्स ये था कि जिस अमेरिका में भारतीय प्रधानमंत्री के दौरे पे नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक राष्ट्रपति एयरपोर्ट पे ही नहीं आते थे, एयर इंडिया 1 में जाके स्वागत करते थे, उनको हाथ पकड़ के लेके नीचे आते थे, जहां पे बाकायदा जुलूस निकाले जाते थे जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जन समुदाय का अभिवादन करते थे, जहां पे राजीव गांधी जी के पीछे अमेरिका का राष्ट्रपति छाता लेके चलता था। उसी अमेरिका में मोदी जी का एयरपोर्ट पे स्वागत करने, राष्ट्रपति भूल जाइए, मंत्री, वहां पे सेक्रेटरी बोलते हैं,
वो भी भूल जाइए, कोई छोटा मोटा अधिकारी तक भी नहीं आया। आपने देखे होंगे विजुअल्स, ज़्यादातर भारतीय समुदाय के लोग हैं और मोदी जी खुद अकेले उतर रहे हैं। इसके पहले के नेहरू जी के विजुअल्स देखिएगा, राजीव गांधी के विजुअल्स देखिएगा, इंदिरा गांधी के विजुअल्स देखिएगा, खुद मनमोहन सिंह जी के विजुअल्स देखिएगा। अफसोस कि मोदी जी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। हाउडी मोदी तो आपको याद ही होगा, एक इवेंट था, ट्रंप को अपना मित्र बताते थे। वो इवेंट भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक गलती थी, भूल थी, पर जो सरकार का दावा हो कि हम सोचते नहीं हैं, कर देते हैं, उसमें एक इलेक्शन ईयर में बाईपार्टीजन अमेरिका में एक इवेंट करना और अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगा देना और फिर भारत में ट्रंप को बुला लेना, ये डिप्लोमेसी के स्तर का जो गिराव है वो अनपैरेलल्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन उन ट्रंप ने भी क्या किया था जब मोदी जी हाउडी मोदी के लिए पहुंचे थे। ह्यूस्टन हवाई अड्डे पे जब वो उतरे तो उनके स्वागत के लिए कोई भी अमेरिकी बड़ा अधिकारी नहीं आया था। आए थे क्रिस्टोफर ओल्सन। क्रिस्टोफर ओल्सन कौन? अमेरिका के वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक। उसके साथ थे अमेरिका के भारत में राजदूत केनेथ जस्टर और अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला। क्या मतलब हुआ इसका? आप तो ट्रंप का स्वागत करने एयरपोर्ट पे गए थे। मोदी जी के साथ खैर ये पहली बार नहीं हुआ था, चीन की यात्रा पे भी उनके साथ कई बार हो चुका। पर सबसे जो बुरा लगा था वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी 2017 में या 16 में, ठीक से नहीं याद है, किर्गिस्तान में हुई थी, उसकी राजधानी बिश्केक में। और वहां पे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत करने एक उप प्रधानमंत्री आए थे। आपको लग सकता है ये तो ठीक है, लेकिन उसी बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का स्वागत करने स्वास्थ्य मंत्री के साथ किर्गिस्तान के राष्ट्रपति स्वयं गए थे, खुद एयरपोर्ट तक नीचे कारपेट बिछा के खड़े थे। चीन ने भी 2017 वाली यात्रा में यही किया था। जब वो पहुंचे तो टर्मेक पे रेड कारपेट स्वागत तो भूल जाइए, एरो ब्रिज में बहुत छोटा अधिकारी भेज दिया था 2017 में। और इसके बावजूद मोदी जी ने अगले साल जिनपिंग को भारत बुला के प्रोटोकॉल तोड़ के उनका स्वागत किया। खैर इस बार लेकिन कि ये अपमान केवल एयरपोर्ट पे स्वागत ना करने तक का ही नहीं, ये अपमान व्हाइट हाउस पहुंचने पर भी राष्ट्रपति बाइडेन का स्वागत के लिए ना पहले दरवाजे तक आना, ना मीटिंग खत्म होने पर छोड़ने जाना, ये अपमान आप सोचिए। आप किसी के घर जाते हैं, आप इतने बड़े स्तर के नेता बताए जा रहे हैं, भारतीय मीडिया पल पल की कवरेज कर रहा है, और बाइडेन अपने कमरे से निकल के दरवाजे तक नहीं आए, ना स्वागत करने ना छोड़ने। उसके बाद मीडिया का देखिए, यहाँ का तो मतलब एनडीटीवी तक पल पल की खबर चला रहा था, लेकिन अमेरिकी मीडिया में क्या था? किसी अमेरिकी चैनल में टिकर तक नहीं था। फुटनोट्स में एक आध बार आ जाए, क्वाट के ऊपर पीछे कोई नीचे आगे पीछे बात हो नहीं रही थी। ये कैसा स्वागत होता है भाई, या ये कैसी इंपॉर्टेंस होती है? लेकिन असली अपमान अब भी आना बाकी था, जो बाइडेन ने निजी बातचीत के दौरान किया। दो बहुत गंदे हमले किए, दो बहुत गंदे तंज किए। मोदी जी हंसते रहे, और कर भी कोई क्या सकता उस स्थिति में। उन्होंने पहले तो गांधी जी को याद किया, खैर ये तो आदत पड़ गई होगी, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने हंसते हुए कहा, जिसको भारतीय मीडिया ने बैंटर कह के बोला, चुहलबाजी, कि आपके यहाँ का मीडिया बहुत अच्छा है, आपका हमेशा समर्थन करता रहता है, यहाँ वाला बदमाश। आपकी अनुमति से हम लोग आप ही का अंदाज अपना सकते हैं, हम यहाँ की मीडिया को उसके सवालों का जवाब नहीं देंगे। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का दावा करने वाले भारत जैसे देश के लोकतंत्र का गंदा मजाक था, बहुत गंदा मजाक। वह लोकतंत्र ही क्या, जिसमें देश का एक दूसरे देश का राष्ट्रपति बोल रहा है कि आपकी मीडिया तो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकती, और अगर आप अनुमति दें तो हम यहां भी जवाब ना दें। खैर, अब
सोर्स ये है कि मोदी जी की अपनी ही कमाई है ये। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी मतलब अब की बार ट्रंप सरकार का अगर आप नारा देंगे और फिर उसके बाद भी एक ट्रंप इवेंट करेंगे तो और होगा ही क्या, इसके अलावा अपने आप समझा जा सकता है। खैर, याद दिलाता चलूं कि डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा से थोड़ी हार्डलाइनर रही है, सेंटर लेफ्ट उसके स्टैंड्स रहे हैं तमाम सारे इश्यूज पे। कश्मीर का मुद्दा हो, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा हो, इसके पहले भी मतलब सरकार किसी की हो, सरकार भाजपा की हो, वो तो अभी शुरू हुई है कुछ सालों से, कांग्रेस की हो, बीच बीच में संविदा सरकारें हों, ह्यूमन राइट्स, कश्मीर, लोकतंत्र, माइनॉरिटीज़, इन सब के बारे में अमेरिका हमेशा एक गंभीर स्टैंड लेता रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा एक ज़्यादा लेफ्ट विंग स्टैंड लेती रही। तो पहले तो ये और आप फिर हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार करके चले आए थे। इसके साथ मतलब एक और बात याद दिलाऊं कि ये बाइडेन प्रशासन का जो व्यवहार है वह न आश्चर्यजनक है, न उस पर कोई आश्चर्य किया जा सकता है। मनमोहन सिंह अगर आपको याद हो तो उन्होंने, उनकी तमाम सफलताएं असफलताएं हैं, लेकिन उनकी एक बहुत बड़ी सफलता थी कि जॉर्ज बुश के दौरान उन्होंने अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की अस्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका का औपचारिक समर्थन हासिल कर लिया था। औपचारिक समर्थन, दैट यूएसए सपोर्ट्स इंडियाज कैंडिडेचर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बाद में ओबामा ने भी इसको निभाया, ट्रंप भी इस पे लागू रहे। बाइडेन सत्ता में आते ही जो सबसे पहला काम बाइडेन ने किया 28 जनवरी 2021 को, उन्होंने, बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका का औपचारिक समर्थन वापस ले लिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने सीधे सीधे कहा कि सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता का मामला चर्चा का विषय है, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। बुश एडमिनिस्ट्रेशन, बराक ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वेरी क्लियर दैट यूएस सपोर्ट्स इंडियाज कैंडिडेचर फॉर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन। ये तगड़ा झटका था। सो ऑप्टिक्स पर सारे तथ्य और तर्क मैंने बता दिए हैं। यात्रा कितनी सफल रही, कितनी असफल रही, ये फैसला आप खुद कर लें। कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, पॉलिसी लेवल पे देखेंगे कि जो दावे किए जा रहे हैं कि भारत को बहुत कुछ मिला है कि नहीं मिला है, उन पे इशारा ये कर दूं कि बाइडेन प्रशासन, मैंने जनवरी में ही बताया कि भारत की कैंडिडेचर का समर्थन उन्होंने वापस कर लिया था। अपमान तो तभी से शुरू कर दिए थे, सत्ता में आने के 1 महीने के अंदर से, लेकिन उसके बाद भी तमाम चीजें वो करते रहे। और एक इस यात्रा के ठीक पहले किया, AUKUS, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी पैक्ट, क्वाड को दरकिनार करके जो बनाया और भारत को उससे बाहर रखा। न्यूक्लियर सबमरीन देने जा रहा है अमेरिका, उनके टेक्नोलॉजी से ऑस्ट्रेलिया में बनाएंगे, भारत को बाहर रखा। कुछ भक्त प्रजाति के लोग ये तर्क दे रहे हैं कि जापान को भी तो बाहर रखा है। नहीं, उन मूर्खों को यही नहीं पता है कि जापान के पास कायदे से अपनी सेना ही नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध में शर्मनाक पराजय के बाद जापान ने केवल सेल्फ डिफेंस के अलावा आर्मी रखने का जो अपना अधिकार सरेंडर कर दिया था। उन्होंने संविधान में आर्टिकल 9 में बहुत साफ साफ लिखा है कि जापान सरेंडर्स इट्स जापान अपनी सार्वभौमिकता में किसी और देश पर हमला करने के अपने अधिकार को सरेंडर करता है। वो हमला कर ही नहीं सकते। सेल्फ डिफेंस के लिए वो जितना कर सकते हैं, और उनकी आर्मी का नाम सेल्फ डिफेंस आर्मी। 2020 से उन्होंने भी थोड़े बदलाव शुरू किए, वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज के संविधान के हिसाब से वो इस तरह के किसी सिक्योरिटी पैक्ट का हिस्सा ही नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास सेना ही नहीं। लेकिन भारत के पास तो सेना है, भारत में तो युद्ध लड़े हैं। ऐसे में भारत को बाहर रखना, न्यूक्लियर सबमरीन ना देने का फैसला अगर अपमान नहीं है तो क्या है? वो भी तब जब क्वाड के मेंबर होने के नाते भारत को दक्षिणी चीन सागर में, साउथ चाइना सी में अपनी नौसेना भेजने पे मजबूर किया गया चीन के खिलाफ।
चीन और फिलीपींस और वियतनाम और कोरिया के बीच विवाद है, जापान के बीच विवाद है, उसमें भारत की नौसेना क्यों पेट्रोल करेगी? अगर क्वाड ने, यूएस ने, यूके ने, किसी ने चीन की हमारे क्षेत्र में घुसपैठ पे कुछ नहीं किया, क्या अब हम घोषित अमेरिकी लठैत हैं, वो भी बेगारी वाले, कि हमको ये जो चाहेंगे करेंगे, हमको अपना लठैत बना के कहीं भेज देंगे, लेकिन जब अपनी सिक्योरिटी पैक्ट करेंगे तो हमको नहीं बुलाएंगे। सारे तथ्य आप देख लें, तर्क आप देख लें, कल इसको आगे बढ़ाते हैं कि इस यात्रा के और क्या क्या हासिल हैं। हासिल तो खैर कुछ है नहीं, बस खोया ही है। चैनल को फिर से अपील करता हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस अगर पसंद आ रहे हों तो साझा करें, लाइक करें। कोई सवाल हो, कोई आलोचना हो, कोई क्रिटिसिज्म हो तो वो कमेंट्स में बताएं। फिर मिलते हैं इसी के साथ किसी और वीडियो पे। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय।